आई खबरों में बढ़ते आगे। अब बात पीएफआई केस की। पीएफआई किस कदर हिंदुस्तान में रहकर नफरत की जबान बोलता है, उसकी ताज़ा मिसाल है बिहार शरीफ से आया एक वीडियो, जिसमें पीएफआई के मंच का इस्तेमाल सरकार और आरएसएस के खिलाफ धड़ल्ले से किया गया, तो एक मजहब विशेष के लोगों को सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया भी गया। आज़ादी और खौफ से आज़ादी, पूरे मुल्क को हम खौफ से निकालना चाहते हैं और हमारे कैडर के अंदर खौफ किस लिए पैदा हो सकता है? कभी पैदा नहीं हो सकता। आपको बताता चलूं कि 2014 के बाद ये मुल्क धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र में बदल रहा है। कानून और जमहूरियत ये सिर्फ कागज पे बाकी रह गया है। जमहूरियत जमहूरियत बक बक कर करके ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हिंदू एजेंडा को नाफिज करने में लगे हुए हैं। 2014 के बाद जुबान से जहर उगलना और सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना। पीएफआई के सदस्य कैसे अपनी जुबान से जहर उगलते हैं, उसे बिहार के बिहार शरीफ के बनोलिया मोहल्ले से आए इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 तलाक का बिल, बाबरी मस्जिद और मदरसों को बंद करना, इस तरीके से उसके बाद कश्मीर का मामला, धारा 370 को खत्म करना। ये मुल्क बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जमहूरियत जमहूरियत का झूठा दावा कर रहे हैं और ये हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज कर रहे हैं। इसको मुल्क के बाशऊर और दानिशमंदों को समझना होगा। दरअसल बिहार शरीफ में पीडीएफआई के स्थापना दिवस के मौके पर एक मजमा लगा, जिसमें सीडीएफआई के जोनल प्रेसिडेंट समेत कई मस्जिदों के इमाम सहित कई लोग मौजूद रहे, लेकिन पूरे सम्मेलन के दौरान टारगेट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार नजर आए। और इस मुल्क के अंदर 85% जो लोग हैं, जो इस मुल्क के असल बाशिंदे हैं, जिसको मूल निवासी कहा जाता है, जो दलित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, और ये आरएसएस मुसलमानों के भी खिलाफ है, दलितों के भी खिलाफ है और ईसाइयों के भी खिलाफ है। लेकिन इन दलितों की हिमायत हासिल करने के लिए ये हथियार के तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो मुसलमानों से दुश्मनी है। हद तो ये हो गई कि इस कार्यक्रम में किसी पत्रकार तक को नहीं बुलाया गया और सम्मेलन में बोलने आए लोगों का वीडियो फेसबुक लाइव टेलीकास्ट किया गया। एक जाति विशेष के खिलाफ नफरत की इस जुबान को सुनिए। ऐसे में जरूरत है कि लोगों को हकीकत से आशना कराया जाए। जो मुल्क की अक्सरियत है उनको बताया जाए कि ये ब्राह्मण न आपका है न हमारा है, ये पूरे मुल्क के लिए खतरा है। पीएफआई का मंच इस्तेमाल करने वाले वक्ताओं ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को चमकाने के लिए हर जुबानी हथकंडा अपनाया। और जो लोग मुल्क में अभियान और मुहिम और तहरीक चला रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग एजेंसियों का, ईडी का, आईबी का, पुलिस का, मीडिया का, हत्ता के आरएसएस के पालतू गुंडे का और बीजेपी के गुंडों का इस्तेमाल करके इस तहरीक को रोकना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, सीए पर पीएफआई नेताओं की मुस्लिमों को भड़काने वाली ये भाषा बता रही है कि उनके दिल में किस कदर नफरत भरी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अगर अब सीए का अगर मुद्दा छेड़ा तो फिर लोग रुकने वाले नहीं हैं और ये सीए को कतई नाफिज नहीं कर सकते हैं। किसानों को फंसाने की कोशिश किया गया, जेल में डाला गया, गिरफ्तारियां हुई, क्या किसान का आंदोलन रुक गया? कतई नहीं रुकेगा। इनको जो है अपने काम से बाज आ जाना पड़ेगा, वरना मुल्क के लोग इनको सबक सिखा करके दम लेंगे। सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की यह कोशिश यही नहीं थमी। पीएफआई के मंच से ऐलान किया गया कि मौजूदा सरकार जुल्मी है और इसकी ताकत को उखाड़ फेंकना है। ये बहुत खतरनाक बात है
कि हमारे बुनियादी हुकूक पे हमला ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सफ़र करता रहता हूँ, बसों में भी देखता हूँ लोग झिल्ला चुके हैं, मुस्लिम नहीं नन मुस्लिम की बात कर रहे हैं, सब के सब इनके जुल्म से परेशान हो चुके हैं और सब आगाह हो चुके हैं, सब होशियार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक के इनका जुल्म, बहुत ज़्यादा दिन तक इनका जुल्म नहीं चल सकता और लोग इनकी जो हुकूमत को और इनकी ताकत को उखाड़ फेंकेंगे। जिस पीएफआई की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र केरल से लेकर यूपी तक है, उसके मंच से आखिर में यह भी अपील की गई मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पीएफआई में भेजें, क्योंकि पीएफआई जो कर रही है वो नेकी का काम है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़े रहे हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके औलाद में से अगर 4 हैं तो 2-3 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भेजना है, इसलिए कि पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़ा होना, पॉपुलर फ्रंट के कामों में हिस्सा लेना, ये दीन का हिस्सा है। हालांकि इस सम्मेलन के बारे में सीडीएफआई के जनरल प्रेसिडेंट से पूछने पर उनका कहना है कि पीएफआई जुल्म से परेशान लोगों को उनका हक दिलाती है। ये पार्टी जन आंदोलन करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जहाँ भी समस्याएं होती है ये पार्टी उस समस्याओं को निदान करने के लिए आवाम के लिए सड़कों पर उतर के उनको हक, उनको हुकूक दिलाने के लिए काम करती है। हाल ही में यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 लोगों बदरुद्दीन और फिरोज को गिरफ्तार किया था और आतंक के इन दोनों गुर्गों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो बताया वो होश उड़ाने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो पीएफआई के टेरर नेटवर्क के तार सीधे पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े हैं। यहाँ तक कि पीएफआई को सीधे पाकिस्तान और तुर्की से फंडिंग हो रही है। यमन, मॉरिशस और मलेशिया के हवाला रूट से ये पैसा हिंदुस्तान पहुँचता है और इस पैसे के जरिए पीएफआई मदरसों और मस्जिदों में पैठ बढ़ाने की फिराक में है। नालंदा से शिव कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब खबरों में बढ़ते आगे। पिछले साल अगस्त में बेंगलुरु में हुई हिंसा के 2 मामलों को लेकर एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि एसडीपीआई और पीएफआई ने एक साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया था। यहां तक कि सीएए और एनआरसी से नाराज होने पर यह साजिश रची गई थी और आपत्तिजनक पोस्ट को बहाना बनाकर पुलिस थाने पर हमला भी किया गया था। इस केस में 247 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें 48 आरोपी एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़े। बेंगलुरु हिंसा को लेकर एनआईए की ओर से जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों ने सोची समझी साजिश के तहत बेंगलुरु में दंगा भड़काया था। आपको याद दिला दें कि 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में दंगा भड़क गया था और सोशल मीडिया पर नवीन नाम के एक शख्स के पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई पोस्ट के बाद यह दंगा भड़का था। लेकिन एनआईए ने अपनी 7000 पन्नों की चार्जशीट में अब ये कहा है कि आरोपी नंबर फिरोज पाशा जब एसडीपीआई में शामिल हुआ उसके बाद मोहम्मद शरीफ, मुजम्मिल पाशा और दूसरे बेंगलुरु जिले के एसडीपीआई नेताओं ने बेंगलुरु को दंगे की आग में झोंकने का ताना बाना बुना। इस साजिश के तहत उन्होंने फिरोज पाशा के फेसबुक अकाउंट से हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करते हुए कई पोस्ट डाली। एनआईए के चार्जशीट के मुताबिक एसडीपीआई के इन सभी आरोपियों ने इस बात की तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही हालात बिगड़ेंगे वो हिंसा करेंगे। इन लोगों ने 11 अगस्त का दिन भी साजिश के तहत चुना। उस दिन फिरोज पाशा ने मंत्री मुरुगेश निराणी के उस कथित लीक्ड व्हाट्सएप मैसेज को पोस्ट कर दिया जिसमें कई हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक बातें लिखी थी। ऐसी हर बातों का जवाब देने वाले नवीन ने फिरोज के इस पोस्ट का भी जवाब दिया और पैगंबर के खिलाफ लिखा। इसी के बाद एसडीपीआई के नेताओं को मौका मिल गया और उन्होंने नवीन की गिरफ्तारी की मांग की आड़ में जमकर हिंसा और आगजनी की। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इन आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास तमाम ऑडियो और वीडियो मैसेज मौजूद हैं। इधर सूबे के गृह मंत्री ने कहा है कि एसडीपीआई की पेरेंट पार्टी पीएफआई के खिलाफ राज्य में पहले ही कई केस दर्ज हैं और इस मामले में अगर न्यायालय का फैसला एसडीपीआई और पीएफआई के खिलाफ आता है तो पीएफआई को बैन करने की दिशा में यह फैसला अहम होगा। ये तो हम पहले से बता रहे, जो हमने जो शंका की थी वो सत्य अभी बाहर आ गया है चार्जशीट के रूप पे। अभी कोर्ट में मामला है
और हमको कोर्ट पे विश्वास है कि जो भी कल्प्रिट है उनको बुक हो जाएगा और न्याय मिलेगा। और पीएफआई की बैन को लेकर अब और मिल गया है साहब? हाँ, वो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, एक सबूत और मिल गया है, वो कार्रवाई आगे जाएगा। वहीं एसडीपीआई ने इस चार्जशीट को लेकर आरोप लगाया है कि एनआईए बीजेपी के इस आरोप पर काम कर रही है। ये चार्जशीट नहीं बल्कि आरएसएस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और ये चार्जशीट पहले से ही स्क्रिप्टेड है। हालांकि बेंगलुरु के तशद्दुद के मामले में चार्जशीट में यह बताया जा रहा है, नवीन ने जो तौहीन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर पोस्ट किया था, यह एसडीपी वालों को पहले से ही पता था। क्या एसडीपी वाले एलियंस हैं, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं या दूसरे लोग से आए हुए लोग हैं? कैसे पता चल जाएगा? तो ये पूरी जो चार्जशीट है ये प्री प्लान्ड है और प्रेजुडिस होकर इसको किया गया है। दिल्ली के राइट्स में भी यही हुआ था, वहां की जो आरएसएस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसको ही कॉपी पेस्ट किया गया था, तो उसकी ही एक अगली कड़ी बेंगलुरु की ये एनआईए की चार्जशीट की रिपोर्ट है। यह पहला मौका नहीं है जब देश को दहलाने की साजिश में पीएफआई की भूमिका पर सवाल उठे हों। अभी कुछ दिन पहले यूपी एसटीएफ ने पीएफआई के 2 सदस्यों को लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। बदरुद्दीन और फिरोज नाम के ये दोनों सदस्य केरल के रहने वाले हैं, जिनके निशाने पर पूरी यूपी थी। भले ही एसडीपीआई और पीएफआई का कहना हो कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हो, लेकिन जिस तरह से एनआईए ने तथ्य सामने रखे हैं अपने आरोप पत्र में, उससे ये साफ होता है कि पीएफआई और एसडीपीआई ने बेंगलुरु को दहलाने की एक साजिश रची थी, लेकिन बेंगलुरु पुलिस की तुरंत कार्रवाई ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।